यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो भैया, जिसका इंतजार था, दैट इज द रिवीजन लेक्चर एप्लीकेबल फॉर मई नवंबर 2024। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन लेक्चर फॉर योर एग्जामिनेशन। तो सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट, न्यू सिलेबस स्टूडेंट फॉर द मई नवंबर 2024, ये रहे आपके लिए रिवीजन लेक्चर। सबसे पहला टॉपिक है दैट इज बेसिक एंड टैक्स रेट। इस टॉपिक में कुछ चेंजेस है इस बार, क्या क्या चेंजेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा और इस टॉपिक को पूरे को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ। क्वेश्चन ये आता है इनकम टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लेती है। तो मैं बता दूं, इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन इनकम टैक्स लेने के लिए गवर्नमेंट के पास पावर होना चाहिए। ये पावर कहां दे रखा है? तो मैं बता दूं, ये पावर दे रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल टू द आर्टिकल 246। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स जो 246 है उसका 7th शेड्यूल है। उस 7th शेड्यूल में कुछ लिस्ट दे रखी है, दैट इज द लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, उसके साथ में स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट जो है दैट इज द लिस्ट नंबर 1, उसका जो एंट्री नंबर 82 होता है वो बोलता है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इनकम पे टैक्स ले सकती है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो उस पावर की वजह से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि एग्रीकल्चर इनकम पे क्या इनकम टैक्स नहीं लगता? मैं बता दूं, एग्रीकल्चर इनकम पे नॉर्मली इनकम टैक्स नहीं लगता, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर दे रखी है अंडर एंट्री नंबर 46 ऑफ द स्टेट लिस्ट में। स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम है उस पे टैक्स ले सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनकम टैक्स लॉ को पढ़ने के लिए किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। गाइस, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है ना, ये एक मेन सोर्स ऑफ द इनकम टैक्स लॉ है। कुल मिला के ये क्रिकेट टीम जो है उसका कैप्टन है कौन? रोहित शर्मा है। और इनकम टैक्स एक्ट में हर चीज दे रखी है कि भैया आपका टोटल इनकम कैसे डिटरमाइन होगा, उसके साथ साथ में आपकी टैक्स लायबिलिटी कैसे आएगी, उसके बाद में आपका असेसमेंट प्रोसीजर कैसे होगा, ये सब दे रखा है इनकम टैक्स एक्ट में। और इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होता है 1 अप्रैल 1962 से। 1 अप्रैल 1962 मींस असेसमेंट ईयर 62, 63 एंड प्रीवियस ईयर 61, 62 से ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो एप्लीकेबल होता है। अब एक बात समझना, इनकम टैक्स रूल्स 1962 क्या होता है? तो इनकम टैक्स रूल्स क्या करता है? इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में दे रखा है कि सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन मिलेगा एट प्रिस्क्राइब रेट। लेकिन रेट कहां पे प्रिस्क्राइब होगी? आपकी जो रेट है इनकम टैक्स की रेट, वो आपके इनकम टैक्स रूल्स में प्रिस्क्राइब होती है। एज वेल एज इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि सेक्शन 139(1) में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। लेकिन कौन से फॉर्म में फाइल करना पड़ेगा? आईटीआर वगैरह जो होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, वो कहां दे रखे हैं? इनकम टैक्स रूल्स में दे रखे हैं। उसके बाद में आता है एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है कि इनकम टैक्स एक्ट में जितने भी चेंजेस करने होते हैं वो चेंजेस होते हैं फाइनेंस एक्ट के थ्रू। और मैं बता दूं, आपके एग्जाम के लिए जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है दैट इज द फाइनेंस एक्ट 2023। और फाइनेंस एक्ट कैसे बना था? सबसे पहले फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया था हमारी प्रेसिडेंट निर्मला सीतारमण जी ने एज ऑन द 1 फेब 2023 को। तो 1 फेब 2023 को निर्मला सीतारमण जी ने फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया था, बजट प्रेजेंट किया था। उसके बाद में क्या होता है? उस पर डिस्कशन होता है। डिस्कशन होने के बाद में फाइनेंस बिल है वो पास होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, और उसके बाद में प्रेसिडेंट के पास में जाता है। और जिस दिन प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। पहले वो फाइनेंस बिल था और बाद में जाके वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो मैं बता दूं, अपना फाइनेंस एक्ट 2023 है वो 31 मार्च 2023 को हमारे प्रेसिडेंट जी ने उस पर साइन कर लिया था। और जिस दिन साइन किया उस दिन से वो क्या बन गया? तुम्हारा फाइनेंस एक्ट बन गया करके। ठीक है, चलिए उसके बाद में सर्कुलर नोटिफिकेशन क्या होते हैं? तो मैं बता दूं, सर्कुलर नोटिफिकेशन में क्या फर्क है। नोटिफिकेशन जो होते हैं किसी भी अमेंडमेंट का इफेक्ट देने के लिए नोटिफिकेशन लाए जाते हैं, किसी चीज को नोटिफाई करने के लिए नोटिफिकेशन लाए जाते हैं, अमेंडमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन लाए जाते हैं, दैट इज नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन हर किसी पे बाइंडिंग होते हैं, मींस आप पे भी बाइंडिंग होंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे भी बाइंडिंग होंगे, दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। बट सर्कुलर क्या होते हैं? इनकम टैक्स के इंटरनल पर्पस के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंटरनल पर्पस के लिए कुछ क्लेरिफिकेशन लाए जाते हैं, कुछ सर्कुलर लाए जाते हैं। ये आप पे बाइंडिंग नहीं होते, ये सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो उसको फॉलो करेगा। आपको अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप फॉलो कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर। उसके बाद में गाइस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट क्या होता है ना, हर चीज इनकम टैक्स एक्ट में लिख नहीं सकते थे। तो बहुत बार क्या होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं और वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं वो कौन करेंगे? केस लॉज करेंगे। तो यहां पे बहुत सारे केस लॉज है, हर हाई कोर्ट के केस लॉज आपको मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज मिलेंगे, और वो सब आप पढ़ोगे। तो इन सब की जब कंबाइन स्टडी करते हैं तो हम बोलते हैं हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं।
अब एक चीज समझना, सेक्शन 4 होती है चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। का इनकम टैक्स लगता कब है? पहली चीज तो मैं बता दूं, इनकम टैक्स से चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर, हर असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं कि जिंदगी में एक बार टैक्स भर दिया तो वापस टैक्स भरने की जरूरत नहीं, अगले साल इनकम कमाओगे उस पर वापस टैक्स भरना पड़ेगा। तो एवरी असेसमेंट ईयर है वो, एवरी असेसमेंट ईयर में आपको इनकम टैक्स लगेगा। सो इनकम टैक्स से चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर, एवरी असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स लगेगा। इट इज चार्ज ऑन द एवरी पर्सन, हर पर्सन पे इनकम टैक्स लगता है, और पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 231 में दे रखी है। एंड गाइस इट इज एप्लीकेबल ऑन टोटल इनकम अर्न बाय पर्सन इन द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में जो आप इनकम कमाते हो, असेसमेंट ईयर में जाके उस पे टैक्स है वो लग जाता है। और टैक्स लगता है जो रेट फाइनेंस एक्ट में दे रखी है। तो नॉर्मली इनकम टैक्स की रेट है वो फाइनेंस एक्ट में दे रखी है, एज वेल एज कुछ रेट ऐसी होती है जो इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी है, तो उस रेट से आपको इनकम टैक्स लगता है। लेकिन सर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है? तो मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर ऐसा ईयर होता है जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो। तो जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हो दैट इज कॉल्ड योर प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में उस इनकम पे आप टैक्स भरते हो दैट इज कॉल्ड योर असेसमेंट ईयर। एग्जांपल के लिए, आपके एग्जाम के लिए, योर प्रीवियस ईयर इज अ 23-24। सो प्रीवियस ईयर 23-24 मींस व्हाटएवर इनकम यू हैव अर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2023 टिल 31 मार्च 2024, दैट इज योर प्रीवियस ईयर। नाउ इसका असेसमेंट ईयर क्या रहेगा? 24-25 रहेगा। एंड 24-25 में 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 इज कॉल्ड योर असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो, असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में आप उस पर टैक्स भरते हो। तो प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाओगे, असेसमेंट ईयर में जाके उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, रिटर्न वगैरह फाइल करना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर हमेशा ध्यान रखना ऑलवेज 12 मंथ का होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर आपका 12 मंथ से कम हो सकता है। कौन से केसेस में 12 मंथ से कम हो सकता है? अगर आपने कोई नया बिजनेस चालू किया है, अगर आपने कोई नया बिजनेस चालू किया है या नया सोर्स ऑफ इनकम है वो आपका इमर्ज हुआ है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका प्रीवियस ईयर है वो प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम का हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल, आपने जो न्यू बिजनेस चालू किया वो 10 दिसंबर 2023 से चालू किया, तो आपका प्रीवियस ईयर 10 दिसंबर 2023 से चालू होगा एंड 31 मार्च 2024 तक आपका प्रीवियस ईयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि प्रीवियस ईयर नॉर्मली तो 12 मंथ का होता है, लेकिन यहां पे बेटा 12 मंथ से कम का हो सकता है। अगर आपने कोई नया बिजनेस चालू किया, नया सोर्स ऑफ इनकम है वो अगर आया है, तो उस केस में आपका प्रीवियस ईयर उस डेट से चालू होगा जिस डेट को आपका नया बिजनेस चालू हुआ या नया सोर्स ऑफ इनकम है वो आपका मार्केट में आया। उसके बाद में डेफिनेशन आती है पर्सन की, कि सर पर्सन किसको बोलते हैं? तो मैं बता दूं यहां पे टोटल 7 पर्सन है। तो पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा? सबसे पहले इंडिविजुअल अननेचुरल पर्सन, एचयूएफ आएगा। उसके बाद में कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग द एलएलपी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये तुम्हारे पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, असेसी कौन होगा? तो पर्सन रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स और एनी अदर सम अंडर द इनकम टैक्स लॉ, दैट इज कॉल्ड योर असेसी। कि उस पर्सन को, जो पर्सन को इनकम टैक्स एक्ट में कुछ भी टैक्स भरना है या कोई भी सम पे करना है, पेनल्टी वगैरह पे करना है, फीस वगैरह पे करना है, वो तुम्हारे असेसी की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो मैं बता दूं एवरी असेसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट अ असेसी। सो आप लोग है वो पर्सन है, बिकॉज आप इनकम टैक्स तो भर नहीं रहे, तो आप पर्सन है बट आप असेसी नहीं है। बट मैं जो हूं, मैं पर्सन भी हूं, मैं असेसी भी हूं, क्योंकि मैं टैक्स भरता हूं तो मैं पर्सन भी हूं, मैं असेसी भी हूं करके। अब एक चीज समझना, नॉर्मली क्या होता है, जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो दैट इज कॉल्ड योर प्रीवियस ईयर, और असेसमेंट ईयर में जाके आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, असेसमेंट ईयर में जाके आपको टैक्स भरना पड़ता है। बट गाइस मैं बता दूं यहां पे 5 एक्सेप्शनल केसेस है, देयर आर 5 एक्सेप्शनल केसेस। वहां पे क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमा रहे हो और प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा। मींस प्रीवियस ईयर में आपने इनकम कमाया, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना है, प्रीवियस ईयर में ही आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, असेसमेंट ईयर तक रुकने की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन कौन से केसेस में होता है? तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में ही आपको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये 5 केसेस में सबसे पहला, तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है, आप समझिए एक नॉन रेजिडेंट है बांडिया करके, ठीक है, और वो बांडिया कहां से है? फॉर एन एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया से है। तो ऑस्ट्रेलिया से वो शिप लेके आया, चुक 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 वो इंडियन पोर्ट पे आया और इंडियन पोर्ट से वापस जा रहा है। एक बात बताओ, अपने को क्या पता वो असेसमेंट ईयर में वापस आएगा या नहीं? क्योंकि पता नहीं ना वो बांडिया वापस आएगा या नहीं आएगा नॉन रेजिडेंट, तो उस बांडिया को वहीं पे पकड़ लिया जाता है इंडियन पोर्ट पे, मुंबई पोर्ट पे जो है उस पे पकड़ा, बोला ए भाई तू यहां से जा रहा है, जो इनकम कमाया है तूने भाड़ा वाड़ा लिया है ना, उस पे जो टैक्स आता है अभी भर के जा, अभी का अभी अपना रिटर्न फाइल करके जा। दैट इज द सेक्शन 172 नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस। बेटा एक बात बताऊं, ये जो सेक्शन है ये मैंडेटरी सेक्शन है। जब इंडिया से बाहर कोई भी शिप जा रही है, जैसे नॉन रेजिडेंट है, वो शिप लेके इंडियन पोर्ट पे आया और इंडियन पोर्ट जैसे ही छोड़ के जाने वाला होता है ना, उसको धाप दिया जाता है, बोला इधर कहां जा रहा है करके, ठीक है, उसको धाप लिया जाता है और उसको बोला जाता है तू टैक्स भर के जाएगा। दैट इज द सेक्शन 172 करके। उसके बाद एक सेक्शन होती है 174, दैट इज पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली।
अब एक बात समझना, इसमें क्या होता है, एओ को लग जाता है, जैसे ऊपर वाली सेक्शन है ना वो तो मैंडेटरी है, लेकिन ये जो बाकी जितनी भी सेक्शन है ना उसमें ये लिखा होगा कि अगर एओ को ऐसा लगता है, एओ को ऐसा लगता है कि कोई बंदा प्रीवियस ईयर में इनकम कमाया और प्रीवियस ईयर में इंडिया से बाहर जाने वाला है और वापस आने का उसका कोई इंटेंशन नहीं है करके, ठीक है, एकदम विजय माल्या बनने वाला है करके, ठीक है, तो जैसे ही विजय माल्या बनने वाला है तो उसको पकड़ लिया जाता है, कहां जा रहा है करके, तू अभी का भी टैक्स भर के जा, अभी का भी रिटर्न फाइल कर, तो उसको प्रीवियस ईयर में ही क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 174A क्या बोलती है कि अगर आपने कोई एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, वो आपने किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनाया था, पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जा, और वो पर्पस आपने कंप्लीट कर दिया, पर्पस आपने कंप्लीट कर दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करोगे, आप उसको डिसॉल्व कर दोगे। तो ऐसा हो सकता है एओ बोले कि इसका जो इनकम है उस पर टैक्स अभी भरो। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो डांडिया का फेस्टिवल था और डांडिया के फेस्टिवल में हमने क्या सोचा कि हम डांडिया बेचेंगे, हम डांडिया बेचेंगे, पानी की बोतल बेचेंगे, मान लो वो जो डांडिया में पहनने के कपड़े आते हैं वो हम बेचेंगे, हमने ये सोचा, ठीक है, और हमने एओपी बीओआई बना लिया, 10 दोस्तों ने मिलकर एओपी बीओआई बनाया, डांडिया का फेस्टिवल कंप्लीट हुआ और उस एओपी बीओआई को हमने डिसॉल्व कर दिया। तो असेसमेंट ईयर में टैक्स नहीं भरना, हो सकता है असेसिंग ऑफिसर आपको बोले इधर देख इधर, ये अभी का अभी टैक्स इसी साल में आप भर दो, दैट इज द सेक्शन 174A। उसके बाद एक सेक्शन होती है 175 क्या बोलता है, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। जैसे मान लो कोई पर्सन ऐसा है जो इंसॉल्वेंट होने वाला है, तो वो इंसॉल्वेंट होने से पहले क्या करेगा पता है, कि फटाफट जो प्रॉपर्टी है वो किसी ना किसी को औने पौने दाम में बेच देगा, कम दाम में बेच देगा, अपने रिलेटिव को ट्रांसफर कर देगा एंड ऑल। तो अगर एओ को लग जाता है कि वो प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर करके आगे जाके हो सकता है खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे, दिवालिया डिक्लेयर कर दे, तो उसको बोल सकते हैं कि भाई तू ऐसा मत कर और प्रीवियस ईयर में जो इनकम है उस पर प्रीवियस ईयर में ही तू टैक्स भर दे, प्रीवियस ईयर में ही अपना रिटर्न फाइल कर दे। एंड लास्ट सेक्शन होती है 176, दैट इज डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर मान लो आपका पहले से कोई बिजनेस चला आ रहा था और इस साल में आपने बिजनेस बंद कर दिया, अगर आपने इस साल में बिजनेस बंद कर दिया, बिजनेस या प्रोफेशन इस साल में बंद कर दिया और असेसिंग ऑफिसर को लगता है, तो असेसिंग ऑफिसर आपको बोलेगा कि जो बिजनेस आपने बंद कर दिया तो प्रीवियस ईयर में ही आप इसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए, प्रीवियस ईयर में ही आप इस पे टैक्स भर दीजिए, ऐसा असेसिंग ऑफिसर है वो बोल सकता है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो ये ऐसे केसेस है जिसमें प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमाते हो, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना पड़ेगा। मींस प्रीवियस ईयर 23-24 में इनकम कमाया, वही तुम्हारा असेसमेंट ईयर 23-24 भी बन जाएगा और उसी टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। दैट इज द सम एक्सेप्शनल केसेस। इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू में या फिर 3-4 मार्क का क्वेश्चन है वो आ सकता है करके। अब बात करते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद कि आपके एग्जाम के लिए टैक्स रेट क्या एप्लीकेबल है। तो मैं बता दूं आपका एग्जाम मई नवंबर 2024 के लिए फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल है और फाइनेंस एक्ट 2023 के हिसाब से आपके लिए टैक्स रेट है, वो टैक्स रेट कौन सी एप्लीकेबल है। एक बात बताओ, टैक्स रेट दो तरह की होती है, वन इज द जनरल टैक्स रेट और जनरल टैक्स रेट मींस ये स्लैब रेट एंड ऑल, एंड वन इज द स्पेशल टैक्स रेट। जनरल टैक्स रेट क्या होता है, जैसे यहां पे जो दे रखी है ना, दिस इज द जनरल टैक्स रेट, लाइक अप टू 2,50,000 देयर इज नो टैक्स, 2,50,000 टू 5,05%, दैट इज जनरल टैक्स रेट। बट गाइस स्पेशल टैक्स रेट क्या होती है, जैसे आपको पता रहेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट वाला 112A वाला टैक्सेबल एट द रेट 10% इन एक्सेस ऑफ द 1 लाख, दैट इज द स्पेशल टैक्स रेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द शेयर मार्केट 15% 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी वगैरह का 20%, विनिंग का इनकम 30%, दैट इज कॉल्ड योर स्पेशल टैक्स रेट। पहले हम बात करते हैं जनरल टैक्स रेट की, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल टैक्स रेट की। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जनरल टैक्स रेट कहां दे रखी है एंड स्पेशल टैक्स रेट कहां दे रखी है, तो एक चीज ध्यान रखना, जनरल टैक्स रेट होती है ना, ये जनरल टैक्स रेट दे रखी होती है फाइनेंस एक्ट में। तो जो फाइनेंस एक्ट 2023 है उसमें ये जनरल टैक्स दे रखी है, लेकिन स्पेशल टैक्स रेट कहां दे रखी है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो जो सेक्शन 111A होती है, 112A होती है, 112 होती है, आपकी विनिंग पे 30%, वो सब कहां दे रखी है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दे रखी है। तो अगर कोई भी पूछे कि जनरल टैक्स रेट कहां दे रखी है, जनरल टैक्स रेट फाइनेंस एक्ट में दे रखी है और स्पेशल टैक्स रेट इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी है। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं जनरल टैक्स रेट की। तो जनरल टैक्स रेट में लॉ मेकर्स बोलते हैं कि इन केस ऑफ द इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, सो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके केस में भले ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, स्लैब रेट लगेगा। मींस अप टू 2,50,000 देयर इज नो टैक्स, 2,50,000 तक डैश पे डैश, 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। तो मैंने क्या बोला कि इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, भले वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं लगता, दैट इज बेसिक एग्जेम्पशन। 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। लेकिन एक चीज समझना, अगर कोई सीनियर सिटीजन है, यहां सीनियर सिटीजन का मतलब होता है
कि एक तो रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए और जिसका एज प्रीवियस ईयर में 60 ईयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है। तो अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उसका एज अपने प्रीवियस ईयर में, अपना प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर 23-24, जो प्रीवियस ईयर 23-24 है, इस प्रीवियस ईयर 23-24 में अगर उसका एज जो है वो 60 ईयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है बट लेस देन 80 ईयर्स, उसको बोलेंगे सीनियर सिटीजन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वो बंदा रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। अगर नॉन रेजिडेंट का एज जो है वो 72 ईयर्स है तो भी वो सीनियर सिटीजन नहीं है। तो सीनियर सिटीजन होने के लिए, ए बाबू, सीनियर सिटीजन होने के लिए ये रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स और मोर इन द प्रीवियस ईयर। तो उस पर्टिकुलर केस में अप टू 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख इज बेसिक एग्जाम्पशन, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर आप बोल रहे हो कि प्रीवियस ईयर मींस प्रीवियस ईयर 23-24, सो 23-24 में 1 अप्रैल 2023 टिल 31 मार्च 2024, इस पीरियड में कोई भी पर्सन 60 ईयर्स या उससे ज्यादा की एज का है एंड रेजिडेंट है, वो सीनियर सिटीजन है। लेकिन इसमें एक चीज समझना, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, वो 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 1 अप्रैल 2024 को, 1 अप्रैल 2024 में अपने प्रीवियस ईयर के बाद में आएगा। तो अगर 1 अप्रैल 2024 को अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो भी यह माना जाएगा कि उसने 60 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर दिया है 31 मार्च 2024 को। एंड गाइस, इस साल में उसको हायर बेसिक एग्जाम्पशन 3 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई इंडिविजुअल अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, केक काट रहा है, वो 1 अप्रैल 2024 को काट रहा है, तो भी ये माना जाएगा कि उसने 60 इयर्स का एज कंप्लीट कर दिया है 31 मार्च 2024 को एंड ही कैन क्लेम द हायर बेसिक एग्जाम्पशन ऑफ द 3 लाख। नाउ नेक्स्ट पार्ट सेज दैट कि अगर कोई इंडिविजुअल है वो सुपर सीनियर सिटीजन है। सुपर सीनियर सिटीजन मींस रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 80 इयर्स और मोर इन द प्रीवियस ईयर, देन अप टू 5 लाख इज अ बेसिक एग्जाम्पशन। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। गाइस 5 लाख से लेके 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%, मींस यहां पे सीधा 20% एंड 30% का स्लैब रेट है, यहां पे 5% वाला स्लैब रेट नहीं है। तो ये तुम्हारी जनरल टैक्स रेट रही। अगेन मैं रिवाइज करा रहा हूं, देखिए इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, भले रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, अप टू 2,50,000 नो टैक्स, 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। Senior citizen means resident individual age 60 years or more in the previous year, up to 3 lakh there is no tax, 3 lakh to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, more than 10 lakh 30%. Super senior citizen resident individual age 80 years or more in the previous year, up to 5 lakh there is no tax, 5 lakh to 10 lakh 20%, more than 10 lakh 30%. बट एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई इंडिविजुअल अपना 60th या 80th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 1 अप्रैल 2024 को, तो यह माना जाएगा कि ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ द 60 इयर्स और 80 इयर्स ऑन द 31 मार्च 2024 एंड करंट प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए उसको हायर बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है सरचार्ज, कि सर सरचार्ज कितना लगेगा। तो आप इधर देखना, मेरी तरफ सब लोग ध्यान दो। सरचार्ज कितना लगेगा? सरचार्ज डिपेंड्स ऑन योर टोटल इनकम। क्या आपकी टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम का मतलब पांचों हेड की टोटल इनकम, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम, माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से आप लेस कर दीजिए, आपको मिलेगा टोटल इनकम, या जिसको आप नेट टैक्सेबल इनकम बोल सकते हो। इफ योर टोटल इनकम इज अप टू 50 लाख तो आपको कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। इधर देखिए, सब लोग इधर देखिए। इफ योर टोटल इनकम मींस आपकी जो टोटल इनकम है नेट टैक्सेबल इनकम, वो नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 50 लाख है, तो गाइस आपको कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। बट सपोज इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा है एंड अप टू 1 करोड़ है, तो आपको सरचार्ज लगेगा 10% की रेट से। इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़ है, तो आपको सरचार्ज लगेगा 50, सॉरी नॉट मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ नहीं, मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ है, तो आपको सरचार्ज लगेगा 15%। इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ है, तो आपको सरचार्ज लगेगा 25%। एंड गाइस, इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 5 करोड़ तो सरचार्ज लगेगा 37%। तो मैंने क्या बोला, सरचार्ज कितना लगेगा? तो सरचार्ज डिपेंड्स ऑन योर टोटल इनकम। इफ योर टोटल इनकम इज अप टू 50 लाख देयर इज नो सरचार्ज।
If your total income more than 50 lakh up to 1 crore, then 10%. More than 1 crore up to 2 crore, then 15%. More than 2 crore up to 5 crore, then 25%. And more than 5 crore, then 37% surcharge on the tax. और सरचार्ज किस पे लगेगा? टैक्स पे लगेगा। फर्स्ट आप टैक्स कैलकुलेट कर दीजिए और उस टैक्स पे वापस आपको ऐड करना है सरचार्ज। तो टैक्स जो आएगा उसका आपको 10%, 15%, 25%, 37% एज द केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। लेकिन बेटा एक चीज समझना, कुछ 4 स्पेशल इनकम होती है। स्पेशल इनकम कौन सी? जो शेयर मार्केट से रिलेटेड होती है। एक तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला जो 10% से टैक्सेबल होता है। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला जो कि 15% से टैक्सेबल होता है। एक तुम्हारा डिविडेंड का इनकम जो कि नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होता है। ये तो शेयर मार्केट वाली 3 चीजें हो गई। वन इज द LTCG 112A, STCG 111A एंड डिविडेंड दैट इज फ्रॉम शेयर मार्केट। एंड गाइस एक तुम्हारा कोई भी दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। कोई भी दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में प्रॉपर्टी वगैरह बेचने से उस पर 20% से टैक्सेबल होता है। एक चीज ध्यान रखना, ये 4 तरह की इनकम ऐसी है जिसपे मैक्सिमम सरचार्ज 15% हो सकता है, उस पे 25% एंड 37% का सरचार्ज नहीं आएगा। तो ये 4 इनकम ऐसी है, ये जो 4 इनकम है वो ऐसी है। कौन सा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 एंड डिविडेंड का इनकम। गाइस ये 4 स्पेशल इनकम ऐसी है, कितना भी इनकम हो उस पे मैक्सिमम सरचार्ज है वो 15% हो सकता है उसके टैक्स पे, उससे ज्यादा सरचार्ज नहीं आएगा। मींस 25% एंड 37% ये सरचार्ज आपका नहीं लगेगा। अब एक चीज समझना, अगर मान लो यहां पे मैंने बहुत बढ़िया तरीके से दे रखा आपको कैसे ध्यान देने का, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख है तो कोई सरचार्ज आएगा ही नहीं। टोटल इनकम अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़ है, तो जो भी टैक्स आएगा उस पर आप 10% सरचार्ज ले लीजिए। अगर टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 2 करोड़ है, तो जो भी टैक्स आएगा उस पर आप 15% सरचार्ज ले लीजिए। लेकिन यहां पे अब देखो एंटिक चीजें है, आपकी टोटल इनकम है वो मोर देन 2 करोड़ है। मींस आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो गया तो सरचार्ज कितना होना चाहिए? 25%। बट रुको, यहां पे क्या लिखा है? अगर आपकी टोटल इनकम है वो मोर देन 2 करोड़ है एंड इट इंक्लूड द डिविडेंड कैपिटल गेन 111A, 112A और 112 मींस स्पेशल इनकम है उसमें करके, ठीक है, स्पेशल इनकम है। तो आप एक काम करो, जो ये स्पेशल इनकम पे टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज लेना है 15%, बिकॉज मैक्सिमम सरचार्ज स्पेशल इनकम के टैक्स पे 15% होगा। अब आपको ये देखना है कि रिमेनिंग इनकम कितना है। आपका जो रिमेनिंग इनकम, इस स्पेशल इनकम को हटा दो और रिमेनिंग इनकम देखो कितना है। अगर रिमेनिंग इनकम जो है वो रिमेनिंग इनकम अगर अप टू 2 करोड़ ही है तो रिमेनिंग इनकम के पे जो टैक्स आएगा ना उस पे भी सरचार्ज आपको 15% लेना है। लेकिन जो रिमेनिंग इनकम है, इस इनकम स्पेशल इनकम को छोड़ के जो रिमेनिंग इनकम है वो इटसेल्फ इज मोर देन 2 करोड़। वो रिमेनिंग इनकम ही अगर आपका 2 करोड़ से ज्यादा है तो रिमेनिंग इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज आपको 25% लेना है। एंड रिमेनिंग इनकम अपने आप में अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो रिमेनिंग इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे आपको 37% सरचार्ज लेना है। तो देखो मैंने क्या बोला, आप देखो पहले टोटल इनकम। अगर टोटल इनकम इज अप टू 50 लाख तो सरचार्ज आएगा ही नहीं, लेना ही नहीं है कुछ सरचार्ज। टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़ है, तो 10% सरचार्ज ऐड कर दो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ है तो आप 15% सरचार्ज ऐड कर दो, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। बट बाबू अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो 2 करोड़ से ज्यादा है और अगर उसमें ये LTCG 112A, STCG 111A, LTCG एंड डिविडेंड का इनकम है तो इन इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% ऐड करो। अब आप देखो रिमेनिंग इनकम कितना है। रिमेनिंग इनकम अगर 2 करोड़ तक ही है तो रिमेनिंग इनकम पे टैक्स आएगा, उस पे भी सरचार्ज आप 15% ले लो। बट रिमेनिंग इनकम इज मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ है तो रिमेनिंग इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज है वो आप 25% लो। बट रिमेनिंग इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 5 करोड़ तो रिमेनिंग इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे आपको 37% सरचार्ज ऐड करना है। यहां पे मैंने बहुत बढ़िया सी टेबल दे रखी है, जब आप ये टेबल देखोगे आपको और ज्यादा क्लैरिटी बैठ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या है? तो कंपनी के लिए मैं बताऊं, कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या रहती है, दैट डिपेंड्स कि कंपनी कौन सी है। अगर कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट है वो आपकी नॉर्मली 30% रहती है। बट if डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर है वो प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़। डोमेस्टिक कंपनी का प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर है वो अगर अप टू 400 करोड़ है तो डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स है वो 25% की रेट से आएगा इस साल में।
हम टैक्स कौन से ईयर के लिए निकाल रहे हैं? प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए, बट डोमेस्टिक कंपनी के लिए टर्नओवर कौन से ईयर का देख रहे हैं? 21-22 का देख रहे हैं। तो 21-22 का टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़, तो डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट इज 25%। बट डोमेस्टिक कंपनी का अगर टर्नओवर है वो 400 करोड़ से ज्यादा है, या उस ईयर में डोमेस्टिक कंपनी था ही नहीं, तो उस पर्टिकुलर केस में डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट है वो 30%। फॉरेन कंपनी जो भी होती है ना, उसका टैक्स रेट होता है 40%। बट एक बात बताओ, कंपनी के केस में भी सरचार्ज लगता है। कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़। एंड गाइस ध्यान रखना, इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़, तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा 7%। एंड इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 10 करोड़, देन डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा 12%। और वही फॉरेन कंपनी के केस में 2% एंड 5%। फॉरेन कंपनी के केस में सरचार्ज की रेट कम है। फॉरेन कंपनी के केस में सरचार्ज की रेट कम क्यों है? क्योंकि फॉरेन कंपनी के केस में आप देखोगे टैक्स रेट ऑलरेडी 40% है, तो सरचार्ज की रेट कम है। तो देखो सरचार्ज कैसे लगेगा, इफ योर टोटल इनकम ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ तो 7%, मोर देन 10 करोड़ है तो 12%, एंड फॉरेन कंपनी के केस में 2% एंड 5% की रेट से सरचार्ज आएगा। अब एक बात समझना, जो भी पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है एंड लोकल अथॉरिटी है, उनके केस में टैक्स रेट क्या है? तो मैं बता दूं, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी के केस में टैक्स रेट है वो 30% है। क्या यहां पे सरचार्ज लगता है? आंसर इज यस, यहां पे सरचार्ज लगेगा 12% की रेट से अगर आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। अब एक चीज समझना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में टैक्स रेट क्या है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है ना, उसके केस में टैक्स रेट कैसे दे रखा है? क्या देखो, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम अप टू 10,000 है तो टैक्स रेट 10%। यहां कोई बेसिक एग्जेम्पशन नहीं है। 10,000 से लेके 20,000 तक टोटल इनकम है तो 20%, एंड 20,000 से ज्यादा है तो 30%। यहां सरचार्ज कैसे लगेगा? सेम एज डोमेस्टिक कंपनी। मींस इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ देन 7%, मोर देन 10 करोड़ देन 12%। अब एक और चीज समझना, जो भी आप टैक्स निकालते हो उसमें सरचार्ज ऐड करते हो, उसमें फिर आपको ऐड करना पड़ेगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो मैंडेटरी है, वो लगेगा ही लगेगा करके, आपका इनकम कितना भी हो, आपका टैक्स कितना भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी टैक्स आएगा उस टैक्स में 4% की रेट से आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो लेना पड़ेगा। चलिए अब एक और चीज समझना, आपकी जो भी टोटल इनकम आती है ना और जो टैक्स लायबिलिटी आती है उसको राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा इन द नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10। मींस 10 के नियरेस्ट में आपको राउंडेड ऑफ करना है। अगर मान लो 1 2 3 4 है तो आप लोअर वाले 10 में आ जाइए, 5 6 7 8 9 है तो आप हायर वाले 10 में चले जाएंगे। जैसे मान लो 50,836 है तो आपको 840 लेना है, 835 है तो भी 840 लेना है, बट मान लो 833 है तो आपको 830 है वो आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये एग्जांपल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ। ये मार्जिनल रिलीफ कहां लगता है? तो मैं बता दूं, मार्जिनल रिलीफ हर जगह लगेगा जहां जहां सरचार्ज लगता है। तो जहां जहां सरचार्ज लगता है वहां वहां मार्जिनल रिलीफ लगता है। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि सरचार्ज की वजह से आपका जितना इनकम बढ़ा ना, उस इनकम से ज्यादा आपका टैक्स बढ़ जाता है। मेनी टाइम इट्स हैपन दैट कि आपका जो टैक्स है वो इनकम से भी ज्यादा बढ़ जाता है ड्यू टू द सरचार्ज। तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे गवर्नमेंट आपको मार्जिनल रिलीफ देती है। क्वेश्चन ये आता है कि मार्जिनल रिलीफ की सेक्शन क्या है? मैं बता दूं, मार्जिनल रिलीफ की कोई सेक्शन नहीं है। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है वो आपको जो दे रखा है वो दे रखा है कहां पे? आपके फाइनेंस एक्ट में ही एक प्रोवाइजो के फॉर्म में दे रखा है। तो वहां पे आपका कोई मतलब सेक्शन नंबर नहीं है इसका। अब ये मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलेगा? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे एक कंपनी है, देखो उस कंपनी का टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख है और कंपनी का टैक्स रेट है फॉर एन एग्जांपल 30%। तो 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकाला 30 लाख 30,000। अब डोमेस्टिक कंपनी है, इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, तो यहां पे क्या आपको सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस, बिकॉज इनकम इज मोर देन 1 करोड़, तो सरचार्ज इज एप्लीकेबल एट द रेट 7%। आप इसमें 7% सरचार्ज को ऐड करते हैं तो 32,42,100 आता है, क्योंकि टैक्स प्लस सरचार्ज। अब एक चीज समझना, ये कंपनी बोलती है हमने गलती कर दी कि हमने इनकम 1 करोड़ 1 लाख कमाया। अगर हमने इनकम 1 करोड़ ही कमाया होता तो क्या होता? एक बात बताओ, अगर इनका इनकम 1 करोड़ ही होता तो उस पर टैक्स कितना आता? सिर्फ 30 लाख आता। उस पर टैक्स कितना आता? 30 लाख आता। क्या कोई सरचार्ज आता? क्या आंसर इज नहीं आता। तो कंपनी बोलती है हमने गलती कर दी, बहुत गलती कर दी। बिकॉज हम अगर इनकम 1 करोड़ ही कमाते तो हमारा टैक्स 30 लाख ही आता। हमने 1 करोड़ 1 लाख कमाया, हमारा टैक्स 32,42,100 आ रहा है। हमको नहीं चाहिए ये एक्सेस वाला 1 लाख। कंपनी बोलती है कि ये 1 लाख निर्मला सीतारमण जी, नरेंद्र मोदी जी आप ही रख लो, हमको नहीं चाहिए। तो भी हमारा 31 लाख होता है और आप यहां पे 32,42,100 ले रहे हो, ये तो गलत है ना।
क्योंकि आप यहां पे देखोगे आपकी इनकम में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितने से हुआ, 1 लाख से हुआ, और उसकी वजह से आपके टैक्स में इंक्रीमेंट कितने से हुआ, 2,42,100 से हुआ। तो यहां तो टैक्स जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है एज कंपेयर टू इनकम। तो यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं डोंट वरी, हम आपको 140 to 100 का मार्जिनल रिलीफ दे देंगे और आपको ओनली 1 लाख रुपीस जो है वो हम चार्ज करेंगे, मींस आपसे 31 लाख रुपए चार्ज करेंगे। अब एक चीज समझना, एग्जाम में आपको क्या करने का कि जब भी आपकी इनकम, जैसे कंपनी के केस में लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है या लिटिल बिट मोर देन 10 करोड़ है, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में लिटिल बिट मोर देन या तो आपका 50 लाख है या लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, मींस जहां जहां सरचार्ज लगता है या सरचार्ज की रेट चेंज होती है, तो आपको क्या करने का, देखो जो भी इनकम आती है ना उस इनकम पे पहले आप टैक्स निकाल दो, उस टैक्स में आपको सरचार्ज है वो पहले ऐड कर दो, और सरचार्ज ऐड करने के बाद में आपको एक लाइन लिखने का जो मैं यहां बता रहा हूं। देखिए आपको एक लाइन लिखने का, ये सरचार्ज ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है उसके बाद ये लाइन लिखने का कि अबोव अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़, मींस 1 करोड़ ही इनकम होता तो टैक्स कितना आता वो ले लो, और प्लस कर दो एनटीआई माइनस 1 करोड़, मींस 1 करोड़ के ऊपर वाला जितना भी इनकम है वो एज इट इज मोदी जी को दे दो, निर्मला सीतारमण जी को दे दो। तो जो भी आपका 1 करोड़ अगर इनकम होता तो टैक्स कितना आता, 30 लाख आता, 30 लाख के ऊपर का इनकम कितना है, 1 लाख है, वो एज इट इज गवर्नमेंट को दे दो, 31 लाख आया। और मैं बोल रहा हूं कि ये वाला अमाउंट जो है ये दूसरे 31 लाख से रेस्ट्रिक्ट करेगा, इसका मतलब विच एवर इज लोअर है वो आप कंटिन्यू कर दो, यहां ऑटोमेटिकली मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली मार्जिनल रिलीफ है वो आपका मिल जाएगा, और फिर आप इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दो। अब एक बात समझना, बहुत बार क्या होता है सरचार्ज की रेट चेंज होती है, जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में अगर 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो आपके सरचार्ज की रेट है वो 10% की जगह 15 हो जाएगी। तो आप वहां पे क्या करोगे कि टैक्स ऑन द 1 करोड़ निकालोगे प्लस एडिशनल इनकम दे दीजिए करके, ठीक है। उसके बाद में अगर 2 करोड़ है तो टैक्स ऑन द 2 करोड़ और एडिशनल इनकम है वो गवर्नमेंट को दे दीजिए। तो यहां पे जहां जहां सरचार्ज लगता है ना उससे लिटिल बिट इनकम ज्यादा है, तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो करने का, पहले क्या करने का, आप टैक्स निकालो, सरचार्ज ऐड करो, फिर अमाउंट लिखो, दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जो भी केस रहे करके, और फिर जो उससे ऊपर थोड़ा बहुत इनकम है वो एज इट इज गवर्नमेंट को दे दो, तो आपको मार्जिनल रिलीफ है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। फिर लास्ट में आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपको ऐड करना है। चलिए उसके बाद में एक सेक्शन आती है दैट इज द रिबेट फ्रॉम टैक्स ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल। एक बात समझना, 87A का रिबेट, ये 87A का रिबेट क्या बोलता है पता है कि अगर कोई भी पर्सन रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उसका टोटल इनकम है वो 5 लाख से ज्यादा नहीं है, टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख, तो बेटा उसको रिबेट मिलेगा 87A का, और 87A का रिबेट कितना मिलेगा, 100% ऑफ द टैक्स पेबल और 12,500 विच एवर इज लोअर। सो ये रिबेट किसको मिलता है, अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, मींस एचयूएफ कंपनी वगैरह किसी को नहीं मिलता, रेजिडेंट इंडिविजुअल को, और आपका टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आपको 100% ऑफ टैक्स पेबल और 12,500 विच एवर इज लोअर का आपको रिबेट मिल जाएगा। एक और चीज समझना, यहां पे 5 लाख से अगर लिटिल बिट इनकम भी ज्यादा है तो भी यहां मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता, मार्जिनल रिलीफ है वो मार्जिनल रिलीफ आपको नहीं मिलेगा, यहां पे टैक्स भरना ही पड़ेगा। जैसे आपकी इनकम है वो 5 लाख होती तो टैक्स नहीं लगता, यहां 5,07,000 है तो आपको टैक्स आएगा 14,456 है वो आएगा, यहां मार्जिनल रिलीफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है 87A रिबेट में। एक और चीज समझना, ये जो रिबेट है ना वो किसी भी टाइप की अगर आपकी इनकम है उसके टैक्स के सामने मिलेगा, कोई भी टाइप का इनकम हो। इसका एक एक्सेप्शन है 112A LTCG के सामने नहीं मिलता, 112A LTCG जो रहेगा उस पे जो टैक्स आएगा उसके सामने ये रिबेट नहीं मिलेगा, बाकी कोई भी आपका इनकम पे टैक्स है उसके सामने ये रिबेट मिल जाएगा। याद क्या रखना है, इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, इनकम अप टू 5 लाख, तो जो भी 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, ये दोनों एग्जांपल आप देख लीजिए। अब अपन चालू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, और यहां पे अमेंडमेंट है ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम। यस पीपल, तो यहां पे आपको ध्यान देना है 115 BAC, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, इस बार लिख के ले लो करके, ठीक है। क्यों आने वाला है उसके पीछे का रीजन भी अभी मैं बताऊंगा। तो सेक्शन है 115 BAC, इस साल से पूरा अमेंड हो गया है बाय फाइनेंस एक्ट 2023, और ये सेक्शन क्या बोलती है समझने की कोशिश करना। पहली चीज तो नाउ दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, सबके लिए है, मींस कुल मिला के जिन के लिए स्लैब रेट लगता है। लास्ट ईयर तक क्या होता था, दिस सेक्शन वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, बट नाउ दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये सेक्शन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे नहीं लगती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के बाकी कोई भी एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इंडिविजुअल एचयूएफ, भले रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, अब ये सेक्शन लगेगी। ये सेक्शन बोलती है कि आपको स्लैब रेट कैसे चेंज हो जाएगा। स्लैब रेट में आपको 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगा, 3 लाख टू 6 लाख है उस पे आपको 5% टैक्स रेट,
आफ्टर दैट 6 लाख टू 9 लाख है उस पर 10%, 9 लाख टू 12 लाख है उस पर 15%, 12 लाख टू 15 लाख है उस पे 20%, एंड गाइस 15 लाख से ऊपर रहेगा उस पे 30% टैक्स रेट, मींस 15 लाख तक यहां पे स्लैब रेट है। तो अप टू 3 लाख इज अ बेसिक एग्जेम्पशन, 3 लाख टू 6 लाख है 5%, 6 लाख टू 9 लाख है 10%, 9 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20%, एंड मोर देन 15 लाख इज अ 30%। तो ये तुम्हारा स्लैब रेट रहेगा। इसको आप याद कैसे रखोगे, तो इधर ध्यान दीजिए, इधर आप 3 लाख रुपीज ऐड करते रहिए एंड यहां पे आप 5% ऐड करते रहिए, लेकिन लास्ट में ध्यान रखना यहां पे 10% का जंप है। तो यहां पे 3 लाख ऐड करिए, 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख, मोर देन 15 लाख। एंड गाइस यहां पे जो जंप है, पहला नील, 5%, 10%, 15%, 20%, एंड यहां लास्ट वाला जो है वो 30%, मींस यहां 10% का लास्ट में जंप है। तो आप ऐसे याद रखिए ना कि 15 लाख से जो ऊपर रहेगा उस पर 30% है और पहले आप 5% है वो आप ऐड करिए, ठीक है। चलिए अब एक चीज समझना, यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सर आप बोल रहे हैं स्लैब रेट ये लगेगा, सर क्या ये इंडिविजुअल एचयूएफ एओपीबीवाई नॉन रेजिडेंट है तो भी ये लगेगा? आंसर इज यस। सर अगर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है तो भी यही लगेगा? आंसर इज यस। भले वो सीनियर सिटीजन हो, भले वो सुपर सीनियर सिटीजन हो, तो भी आपको बेसिक एग्जेम्पशन है वो इस सेक्शन में 3 लाख का ही आएगा। लेकिन सर एक बात बताइए, स्पेशल रेट्स की इनकम कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा? जैसे जो स्पेशल रेट्स होता है, एलटीसीजी 112 है 10% वाला, एसटीसीजी 111 है 15% वाला, एलटीसीजी जो है वो 20%, विनिंग है वो 30%। तो सर वो कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा? गाइस जो टैक्स रेट है उसी रेट से टैक्सेबल होगा। मींस एलटीसीजी 112 है 10% से, एसटीसीजी 111 है 15% से, विनिंग का 30% से, एलटीसीजी है वो 20% से। तो जो स्पेशल रेट है उसी रेट से टैक्सेबल होगा। सर सरचार्ज लगेगा क्या? जब टैक्स रेट ये वाला लग रहा है, ये स्लैब रेट लग रहा है, तो सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस। सरचार्ज वैसे ही लगेगा जैसा पहले अपन ने सीखा है कि अप टू 50 लाख का इनकम है कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक है 10%, 1 करोड़ टू 2 करोड़ आपका इनकम है तो 15%। मींस आपका 50 लाख तक इनकम है कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से लेके 1 करोड़ है 10%, 1 करोड़ टू 2 करोड़ है 15%, 2 करोड़ से ऊपर है 5 करोड़ तक तो 25%, एंड 5 करोड़ से ज्यादा है वहां 37% था। बाबू यहां पे 37% वाला सरचार्ज का रेट हटा दिया है, यहां 37% सरचार्ज नहीं लगेगा। मींस इफ योर इनकम इज मोर देन 2 करोड़ ना, देन मैक्सिमम सरचार्ज आपका यहां पे 25% लगेगा, 37% वाला सरचार्ज नहीं लगेगा। यह आपको ध्यान रखना है। यहां 37% वाला सरचार्ज है वो नहीं लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपका 4% आएगा। एक और चीज समझना, अगर आप 115 बीएससी सेक्शन लेते हो और इस रेट से टैक्स भरते हो तो बेटा आपको एएमटी नहीं लगेगा। जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है ना वो एएमटी नहीं लगेगा। एज वेल एज सर पुराना एएमटी क्रेडिट है उसका क्या करेंगे, वो लैप्स हो जाएगा। पुराना एएमटी क्रेडिट है वो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि जब एएमटी लगी नहीं रहा है तो एएमटी क्रेडिट का क्या करोगे, अचार डालोगे, वो 15 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बट उसका कुछ भी नहीं होगा, वो लैप्स हो जाएगा। अब एक चीज समझना, अगर मान लो आप ये सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हो 115 बीएससी का, तो आपको कुछ बलिदान देने पड़ेंगे, कुछ बलिदान देने पड़ेंगे, कुछ आहूतियां देनी पड़ेगी। सर क्या क्या बलिदान देने पड़ेंगे, क्या क्या आहूतियां देनी पड़ेगी? तो मैं आपको क्या करता हूं, हेड बाय हेड समझाता हूं। एक चीज समझना, सबसे पहले अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी हेड में यू नो दैट एक सेक्शन 16 में डिडक्शन मिलता है। एक तो मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस का, एक मिलता है प्रोफेशनल टैक्स का, तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन सबको मिलता है, वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। एक चीज समझना सर, सेक्शन 16 में तो एक 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? बाबू वो मिलेगा। भले आप 115 बीएससी लो या 115 बीएससी नहीं लो, वो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी में मिलता है वो मिलता रहेगा, वो मिलेगा। ये अमेंडमेंट है, ध्यान देना बाबू लोगों, जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था और इस बार वापस दे रहे हैं मई 2024 में, नवंबर 2024 में। याद रखना पहले क्या था, 115 बीएससी लेते थे तो वो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता, बट अब मिलेगा। सिर्फ क्या नहीं मिलेगा सैलरी में, एक तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है वो नहीं मिलेगा, और दूसरा प्रोफेशनल टैक्स का जो डिडक्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा। दूसरा आपको पता है लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव ट्रेवल कंसेशन जो घूमने जाते हैं, बाय एयर गए तो इकोनॉमी क्लास का फेयर और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर, बाकी किसी भी मोड से गए तो रेलवे का फर्स्ट क्लास एसी फेयर है, जो आपका लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जेम्पशन मिलता है वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। उसके बाद जो एचआरए की एग्जेम्पशन है वो एचआरए की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। उसके बाद आपको कोई भी अलाउंसेस की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अलाउंसेस की एग्जेम्पशन में आपको पता रहेगा, जैसे चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, वो सब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी।
लेकिन बाबू 4 एग्जेम्पशन मिलेगी, मींस डीटीडीसी वाली 4 एग्जेम्पशन मिलेगी। डीटीडीसी कैसे याद रखोगे? पहले डी का मतलब होता है कि जो भी दिव्यांग एम्प्लॉय होता है ना, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय होता है, उसको पता है, उसको जो ऑफिस से घर के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस या जिसको कम्यूटेशन अलाउंस बोलते हैं, उस पे एग्जेम्पशन मिलती है आपका 3200 पर मंथ का। तो मैक्सिमम 3200 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलता है, वो एग्जेम्पशन मिलता रहेगा। दैट इज कॉल्ड योर डीटीडीसी में डी का मतलब। उसके बाद दूसरा टी का मतलब होता है ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस। जो एम्प्लॉय ट्रेवलिंग ऑन टूर पे जाते हैं तो उनको जो अलाउंस मिलता है, जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर करते हैं उतना डिडक्शन मिलता है, वो मिलता रहेगा। उसके बाद डेली अलाउंस एंड उसके बाद कन्वेंस अलाउंस। तो बेटा मैं बताऊं, ये ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, डेली अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस में क्या होता है, जितना आप एक्चुअल में एक्सपेंडिचर करते हो उतना एग्जेम्पशन मिलता है, तो ये एग्जेम्पशन आपको मिलता रहेगा। तो यहां पे एक बात बताऊं मैं आपको, देखो अगर आप 115 बीएससी का बेनिफिट लेते हो, इस रेट से टैक्स भरते हो, तो आपको कुछ जो है वो बलिदान देने पड़ेंगे, कुछ आहुतियां देनी पड़ेगी। क्या क्या बलिदान देने पड़ेंगे? तो सबसे पहला बलिदान तो यह है कि आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स का जो डिडक्शन मिलता है सेक्शन 16 में, वो नहीं मिलेगा। लीव ट्रेवल कंसेशन, एचआरए की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, किसी भी अलाउंसेस की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, बट गाइस डीटीडीसी की एग्जेम्पशन मिलेगी। जो डीटीडीसी है, डीटीडीसी की मिलेगी एक तो दिव्यांग एम्प्लॉय के लिए कम्यूटेशन वाला, दूसरा तुम्हारा ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस करके, तीसरा तुम्हारा डेली अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस, उसका एग्जेम्पशन मिलेगा। एक और चीज समझना बेटा, आपको पता है नॉर्मल केस में, आपको पता है जो आप ऑफिस में काम करते हो तो आपको पर मील ऑफिस में खाना दिया जाता है, तो 50 रुपीज तक का एग्जेम्पशन मिलता है। परक्यूजिट में 50 रुपीज तक का एग्जेम्पशन मिलता है। वो परक्यूजिट में 50 रुपीज तक का जो पर मील है वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा अगर आप ये सेक्शन लेते हो। तो आप लिख लीजिए यहां पे कहीं पे कि जो भी आपका 50 रुपीज पर मील का एग्जेम्पशन परक्यूजिट में मिलता है वो नहीं मिलेगा इफ एसएससी ऑप्टेड द 115 बीएससी। सैलरी के बाद में हम बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी में। गाइस हाउस प्रॉपर्टी में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रहता है ना, उसमें यू नो दैट इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है अप टू 2 लाख और 30,000। सो अप टू 2 लाख और 30,000 जो डिडक्शन मिलता है आपको, वो नहीं मिलेगा। जो अप टू 2 लाख या 30,000 का जो आपको डिडक्शन मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो इनकम रहेगा वो ऑलवेज नील रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, नील ही रहने वाला है। उसके बाद एक और चीज समझना, आपके लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, उसमें इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, आंसर इज यस। लेकिन एक चीज समझना, लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में आपका नेगेटिव इनकम आया, मींस लॉस आया, तो उस लॉस को आप किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। मींस नॉर्मली क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ हो सकते हैं अप टू 2 लाख रुपए, वो सेट ऑफ नहीं होंगे, मींस उसको आपको कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी हेड से सेट ऑफ हो सकता है बट किसी और हेड से सेट ऑफ है वो नहीं हो सकता है करके। उसके बाद में अगर मैं पीजीबीपी की बात करूं तो बेटा एक तो तुम्हारा 10AA जो एसईजेड वालों का जो डिडक्शन मिलता है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आपने इंडस्ट्री लगाई तो फर्स्ट 5 ईयर के लिए 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, दूसरे 5 ईयर के लिए 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, तीसरे 5 ईयर के लिए 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में जितना पैसा डाला विचएवर इज लोअर, वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। 32(1)(2)A जो है वो आपको नहीं मिलेगा, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च में जो डोनेशन वाली डिडक्शन है ना, वो नहीं मिलेगी। साइंटिफिक रिसर्च में आपको पता है, मैंने आपको बताया था, रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को आप डोनेशन देते हो साइंटिफिक रिसर्च के लिए, सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए, आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को डोनेशन देते हो तो उसका डिडक्शन मिलेगा, डोनेशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बाकी बेटा आप अगर इन हाउस रिसर्च करते हो और 35(1)(1) का या 35(1)(4) का डिडक्शन ले रहे हो वो आपको मिल जाएगा, सिर्फ डोनेशन का डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको 35AD, अरे वो स्पेसिफाइड बिजनेस, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वेयरहाउसिंग फॉर शुगर, स्लरी पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर वाली, याद आया। उसके बाद में आपका हॉस्पिटल, होटल होना चाहिए 2 स्टार और वो कैटेगरी, वो स्पेसिफाइड बिजनेस, वो 100% डिडक्शन नहीं मिलेंगे। उसके बाद आईएफओएस में अगर मैं बात करूं ना, तो माइनर की इनकम जब आप पेरेंट्स के हाथ में ऐड करते हो तो यू नो दैट पेरेंट्स को एक 1032 में 1500 पर एनम पर चाइल्ड का एक एग्जेम्पशन मिलता है, मैक्सिमम अनलिमिटेड चाइल्ड, मैक्सिमम चाइल्ड की लिमिट नहीं है। तो ये वाला जो एग्जेम्पशन 1032 में जो मिलता है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद जो एमपी एमएलए को जो डेली या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस होते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं, डेली एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस है वो एग्जेम्प्ट होते हैं, वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। उसके बाद गाइस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, एटीसी डी वगैरह जो है, एटीयू, एटीटीटीए, एटीटीटीबी, डिडक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे ध्यान रखना 3 डिडक्शन मिलेंगे। एक तो 80JJAA, 80JJAA ले सकते हो। 80JJAA क्या होता है पता है, जा मत आ क्या होता है, जब आप क्या करते हो न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हो,
आपका अगर बिजनेस है और बिजनेस में आप न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हो तो जितना उनका सैलरी है उसका 30% डिडक्शन मिलता है 80JJAA में, वो डिडक्शन मिलेगा 115 बीएससी ले रहे हो तो भी। उसके बाद में 80CCD2 मिलेगा। 80CCD2 क्या होता है कि एम्प्लॉयर का न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर ने जितना न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया, वो जितना कंट्रीब्यूशन किया है और 10% ऑफ सैलरी, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 14% ऑफ सैलरी, उतना डिडक्शन एम्प्लॉय को मिलता है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का, तो वो 80CCD2 मिलेगा। एंड एक 80CCH2 मिलेगा। 80CCH2 क्या है कि अगर अग्निवीर जो है, आपने देखा होगा अग्निवीर के बारे में, आपने बहुत सुना था, बीच में प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, तो अग्निवीर के लिए एक अग्निवीर कॉर्पस फंड बनाया है, उसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है, तो जो अग्निवीर रहेगा वो उसका डिडक्शन 80CCH2 में ले सकता है। तो बेटा भले 115 बीएससी लग रहा है तो भी ये डिडक्शन, 3 डिडक्शन मिलेंगे, 80JJAA, 80CCD2 एंड 80CCH2 है, ये मिलेगा। इसके अलावा कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, अगर इससे रिलेटेड मींस इन सेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी पुराना लॉस या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो उसको इग्नोर करना है। इन सेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी पुराना लॉस या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो उसको आपको इग्नोर करना है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में बेटा यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर हम 115 बीएससी या नॉर्मल वाली कौन सी सेक्शन लेनी चाहिए। एक बात बताऊं, अभी मैं जो लाइन बोलने वाला हूं वो ध्यान देना। इस साल से ये चेंज हुआ है कि ये जो सेक्शन है ना 115 बीएससी, ये डिफॉल्ट सेक्शन है। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं बोलोगे तो आपको ये सेक्शन लगेगी, मींस आपको इसी के हिसाब से टैक्स भरना है। दिस इज द डिफॉल्ट सेक्शन। डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे मोबाइल में सेटिंग होता है ना, डिफॉल्ट सेटिंग। सो डिफॉल्ट सेटिंग का मतलब डिफॉल्ट ये रहेगा। तो आपको मैं बताऊं, अगर कुछ नहीं करोगे तो डिफॉल्ट सेक्शन है वो ये है, इस रेट से टैक्स भरना ही भरना है। अब अगर आपको यह सेक्शन नहीं लेना है तो आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले अपने रिटर्न में एक फॉर्म भरना पड़ेगा और उसमें बताना पड़ेगा कि हम इस सेक्शन से ऑप्ट आउट कर रहे हैं। अगर आप इस सेक्शन से ऑप्ट आउट करोगे तो फिर आपको नॉर्मल वाली टैक्स रेट लगेगी, बट अदरवाइज गाइस दिस ईयर से, इस साल से ये आपके लिए डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम है। मतलब ये तो आपको लगेगा ही लगेगा। अगर ये नहीं लेना है तो फिर आपको इससे बाहर जाना पड़ेगा। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एओ को बताना पड़ेगा, अपने रिटर्न में बताना पड़ेगा कि हम ऑप्ट आउट कर रहे हैं 115 बीएससी से, तब आप नॉर्मल प्रोविजन में चले जाओगे। अब एक चीज समझना, यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि अगर आपको 115 बीएससी नहीं लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपका पीजीबीपी का इनकम नहीं है तो एवरी ईयर आपके पास ऑप्शन है, हर साल आपके पास ऑप्शन है, हर साल आपके पास ऑप्शन है कि हमको 115 बीएससी लेना है या नहीं लेना। अगर कुछ नहीं बोलोगे तो 115 बीएससी है डिफॉल्ट, बट अगर आपने 115 बीएससी से ऑप्ट आउट किया तो नॉर्मल वाले प्रोविजन के हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर आपका बिजनेस का इनकम है, पीजीबीपी का इनकम है, तो आपको क्या करना है, इस साल में पीजीबीपी का इनकम है, आपको नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जाना है, तो आप इस सेक्शन से ऑप्ट आउट करो। आप 115 बीएससी से ऑप्ट आउट मींस 115 बीएससी से बाहर आओ, उसका फॉर्म भर दोगे, हम नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करेंगे। अब क्वेश्चन ही आता है, नॉर्मल प्रोविजन एक बार फॉलो कर दिया और अगर आपका बिजनेस का इनकम है तो हर साल आप नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करोगे। लेकिन अगर आगे जाके किसी साल आपने 115 बीएससी ले लिया, आपने 115 बीएससी ऑप्ट इन कर लिया, ऑप्ट इन कर लिया मींस 115 बीएससी लिया, तो अगर आपने एक बार 115 बीएससी ले लिया तो फिर वापस आप 115 बीएससी से बाहर नहीं जा सकते जब तक कि आपका बिजनेस का इनकम है। तो मैंने क्या बोला, देखो अगर बिजनेस का इनकम नहीं है तो एवरी ईयर आपके पास ऑप्शन है कि 115 बीएससी से ऑप्ट आउट करना है या 115 बीएससी के हिसाब से जाना है। 115 बीएससी इज डिफॉल्ट, एवरी ईयर आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका बिजनेस का इनकम है तो आप अगर 115 बीएससी से ऑप्ट आउट कर लेते हो तो फिर हर साल आपको जो है वो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से ही टैक्स भरना है। लेकिन किसी ईयर अगर आपने 115 बीएससी के हिसाब से टैक्स भरा तो फिर वापस आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स नहीं भर पाओगे जब तक कि आपका पीजीबीपी का इनकम है, जब तक कि आपका पीजीबीपी का इनकम है। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि सर एक बात बताओ, एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आया और कुछ भी नहीं बोला तो हमको टैक्स कौन सी रेट से निकालना है। मैं बताऊं, कुछ भी नहीं बोला तो आपको टैक्स 115 बीएससी के हिसाब से निकालना है, बिकॉज दिस इज द डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम। लेकिन अगर एग्जामिनर ने यह बोला है कि एसएससी ऑप्टेड आउट फ्रॉम 115 बीएससी तो फिर आप नॉर्मल रेट के हिसाब से, जो नॉर्मल स्लैब रेट था उसके हिसाब से टैक्स निकालोगे। अगर मान लो एग्जामिनर ने यह पूछा है कि आप बेस्ट पॉसिबल टैक्स प्लानिंग बताइए कि एसएससी को क्या करना है, तो आप क्या करोगे, दोनों के हिसाब से टैक्स निकालोगे। एक बार निकालोगे डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम ऑफ द 115 बीएससी और एक ऑप्ट आउट मींस नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से निकालोगे, और जिसमें से जो बेनिफिशियल रहेगा वो एसएससी को आप सजेस्ट करोगे। एक और चीज बता दूं, यहां पे एक और अमेंडमेंट ये है, दैट इज सेक्शन 87A का रिबेट। और 87A का रिबेट जो है ना,
वो अगर आप 115 बीएसई में हो, डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम में हो, तो यहां पे रिबेट का अमाउंट बढ़ा दिया है। अपन ने क्या बोला था कि 115 अब बीएसई अगर आप नहीं लेते हो तो आपको 87 ए का रिबेट ये मिलेगा। और 87 ए का रिबेट क्या बोलता था, रेजिडेंट इंडिविजुअल आपका इनकम अप टू 5 लाख है तो 12,500 और 100% ऑफ टैक्सेस व्हिचएवर इज लोअर का आपको रिबेट मिलेगा। लेकिन गाइस यहां पे इन्होंने चेंज कर दिया और अब बोला कि अगर मान लो आप जो है 115 बीएसई डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम के हिसाब से टैक्स भरते हो तो बेटा ये रेजिडेंट इंडिविजुअल को रिबेट मिलेगा अगर आपका इनकम अप टू 7 लाख है, तो 5 लाख की जगह यहां 7 हो गया। एंड गाइस रिबेट का अमाउंट है वो 100% ऑफ टैक्स पेबल और 25,000 व्हिचएवर इज लोअर, मींस यार 12,500 की जगह 25,000 हो गया करके, ठीक है। तो देखो 115 बीएसई में अगर आपका 115 बीएसई है तो और उस पर्टिकुलर केस में आपका इनकम अप टू 7 लाख है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो आपका टैक्स पेबल और 25,000 व्हिचएवर इज लोअर है उतना रिबेट मिलेगा। तो मार्केट में बोलते हैं 7 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता ड्यू टू दिस पर्टिकुलर केस। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, अगर आपका इनकम 7 लाख से लिटिल बिट ज्यादा है तो यहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा रिबेट में भी। मींस यहां रिबेट के केस में मार्जिनल रिलीफ है वो मिलेगा, जैसे आपका इनकम जो है वो 7,01,000 है तो क्या ये रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। यहां पे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन वो सिर्फ यहां पे किया है। जो नॉर्मल वाला जो था जहां पे 12,500 और 5 लाख वाला था वहां पे मार्जिनल रिलीफ का कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया, बट यहां पे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया है कि अगर आपकी इनकम लिटिल बिट मोर देन 7 लाख है करके, ठीक है, और उसकी वजह से टैक्स बढ़ रहा है तो यहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है वो लगेगा। आप यहां पे इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब ये तो बात हो गई आपकी जनरल टैक्स रेट की। अब अपन बात करते हैं स्पेशल टैक्स रेट। एक तो 115 बीबी, जो भी आपकी विनिंग की इनकम रहेगी, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस एंड ऑल करके, ठीक है, कार्ड गेम वगैरह, तो उस पे 30% की रेट से टैक्स लगता है। अब एक बात समझना, जो आपकी ऑनलाइन गेम्स की विनिंग है, ऑनलाइन गेम का मतलब होता है जो आप कंप्यूटर पे खेलते हो, जैसे ड्रीम 11 करके या फिर रमी करके, आजकल वो चलता है ना रमी करके, तो रमी है, ड्रीम 11 है, उसके साथ साथ में आपका जो क्रिकेट 11 सर्कल है, तो वो जो गेम खेलते हो उस पे भी आपका विनिंग पे 30% की रेट से टैक्स लगेगा 115 बीबीजे में। एक सेक्शन होती है 115 बीबीई। 115 बीबीई क्या बोलती है कि जो इनकम आपकी सेक्शन 68 से लेकर 69 डी में टैक्सेबल हो रही है। अब ये 68 से 69 डी कौन सी है, ये वाली इनकम है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। अगर 68 से लेकर 69 डी में टैक्सेबल होती है ना तो उसको डीम्ड इनकम माना जाता है और उस पर टैक्स रेट 60% होगा और सरचार्ज का रेट 25%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, मींस इफेक्टिवली आपको 78% की रेट से टैक्स लगेगा। 60% टैक्स रेट प्लस आपका सरचार्ज 25% 75% हो जाएगा और प्लस 4% आपका 78% हो जाएगा। और इसके सामने कोई लॉसेस वगैरह सेट ऑफ नहीं होता, ये डीम्ड इनकम एज इट इज टैक्सेबल होती है 78% से। अब एक चीज समझना, ये जो स्पेशल रेट्स है ना, ये स्पेशल रेट्स की इनकम के सामने आपको कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता, मींस ग्रॉस इनकम है वो टैक्सेबल होगी। इसके सामने कोई डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से है वो नहीं मिलता, एज वेल एज इसके सामने कोई भी बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलता। बेसिक एग्जेम्पशन जो होती है उसका बेनिफिट आपको ये स्पेशल रेट्स की इनकम के सामने, विनिंग वगैरह के सामने नहीं मिलता, लेकिन 2-3 इनकम के सामने मिलता है, जैसे एलटीसीजी 112 है, एसटीसीजी 111 है, या एलटीसीजी आपका 112 वाला है जो मैं कैपिटल गेन में बताऊंगा, वहां आप बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ ले सकता है। लेकिन सर एक बात बताओ, ये डीम्ड इनकम की जब आप बात कर रहे हो, सेक्शन 68 क्या है? सेक्शन 68 से लेके सेक्शन 69 डी, सबसे पहले सेक्शन 68 दैट इज कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट ये सेक्शन ये बोलती है कि मान लो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ पैसा क्रेडिट हुआ, कुछ क्रेडिट हुआ, आपसे पूछा ये पैसा कहां से आया, आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, आप जो है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, या फिर आप कुछ भी बोल रहे हो कि भगवान जी सपने में आए थे, उन्होंने बोला था मैं तुमको 5 करोड़ भेज दूंगा, तो शायद ये तो भगवान जी ने ही भेजा होगा। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं चुप, फटाफट इसमें से 78% है वो हमको टैक्स दे दो करके, ठीक है। तो 78% तो टैक्स लेते हैं और सीए फाइनल में मैं पढ़ाऊंगा, उस पे आपको 10% पेनल्टी और लगती है, ठीक है। तो कुल मिला के एक बात बताओ, कैश क्रेडिट क्या होता है कि आपके अकाउंट में कुछ पैसा आया और आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, या एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो वो आपका इनकम माना जाएगा इस सेक्शन में, और बेटा उस पे 78% टैक्स लगेगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आपने किसी से लोन लिया या बोरोइंग किया, मैंने मान लो किसी से लोन लिया, मैंने मान लो अपना एक बंदा है जिसका नाम है फैजान भाई, फैजान भाई से मैंने लोन लिया और मैंने बोला, मेरे को पूछा ये पैसा कहां से लाया, मैंने बोला फैजान भाई से लोन लिया। फैजान भाई को इनकम टैक्स ऑफिसर ने बुलाया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, बोला इधर आ फैजान, बोला ये पैसा कहां से लाया था, तूने कहां से कमाया था, बोला पता नहीं कहां से आया था करके, ठीक है। वो उसका एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पा रहा है।
अगर फैजान भाई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे तो ये माना जाएगा कि ये मेरा एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है और मेरे हाथ में ये सेक्शन लग जाएगी और मुझे इस पे टैक्स भरना पड़ेगा 78%। तो आप अगर किसी से लोन या बोरोइंग लेते हो और उस बंदे का एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो भी ये माना जाएगा आपका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है और बेटा आपको 78% टैक्स लग जाएगा। एक और चीज समझना, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, उसने मान लो शेयर इशू किए, उसने शेयर का एप्लीकेशन मनी मिला या शेयर कैपिटल का पैसा मिला और आगे वाला बंदा जो है जिसने शेयर खरीदा है उसका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है कि उसने वो पैसा कहां से लाया था, तो ये माना जाएगा उस कंपनी का एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है और कंपनी के हाथ में वो इनकम माना जाएगा और बेटा टैक्सेबल हो जाएगा 78% से। नेक्स्ट सेक्शन 69, दैट इज द अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। एक बात बताओ, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे मान लो किसी कंपनी का आपने शेयर खरीदे और फिर इनकम टैक्स वालों ने पूछा ये पैसा कहां से लाया था, आप बता ही नहीं पा रहे हो, आपका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है या आपका एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पा रहे हो, तो वो आपकी क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी और 78% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 69A, दैट इज द अनएक्सप्लेन मनी और असेट। अब एक बात बताओ, आपके पोजीशन में कुछ कैश मिल जाता है, मनी मिल जाता है, बुलियन मिल जाता है, ज्वेलरी मिल जाता है करके, ठीक है। अगर मान लो आपके पास में कुछ घर पे नोट मिले बहुत सारे करके, ठीक है, मनी मिला, बुलियन मिला, ज्वेलरी मिला और जो बुक्स में रिकॉर्डेड ही नहीं है, आपसे पूछा ये कहां से लाया था, बोला ये तो गंगा में बहाते बहते आ गया था, बोला अच्छा तो हम तुमको गंगा में बहाएंगे, रुको करके, ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास में कोई भी मनी, बुलियन, ज्वेलरी, एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल एंड थिंग्स मिल जाता है और आप उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो या एक्सप्लेनेशन जो दे रहे हो कुछ भी दे रहे हो करके, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके हाथ में टैक्स लग जाएगा 78% की रेट से। उसके बाद सेक्शन 69B क्या बोलता है बताए, कि आपका कोई इन्वेस्टमेंट है जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड तो किया है बट फुल्ली रिकॉर्ड नहीं किया। जैसे मान लो आज की डेट में गोल्ड की रेट है, वो गोल्ड की रेट है 1 kg का 60 लाख। अब मैंने गोल्ड खरीदा 1 kg और मैं बोलता हूं मैंने तो 20 लाख में खरीदा है। अरे कैसे 20 लाख में मैं खरीद लूंगा, 60 लाख तो मार्केट प्राइस है। मैंने बुक्स में रिकॉर्ड किया है सिर्फ 20 लाख पे, मैंने बोला 1 kg गोल्ड खरीदा है, तो ये तो गलत है। तो डिफरेंस कितना है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 60 लाख माइनस मैंने बोला 20 लाख में, तो डिफरेंस इज 40 लाख। ये 40 लाख मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट 78%। सेक्शन 69C क्या बोलता है, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर। अगर मान लो आपने खर्चा किया, आपने शादी की और शादी में मान लो आपने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, बड़े क्रूज पे सेलिब्रेट की, वहां पे 2 करोड़ रुपया खर्चा किया। इनकम टैक्स वालों ने देख लिया, कहा ओ भाई साहब 2-2 करोड़ रुपए पार्टी में उड़ा रहे हो, कहां से लाए थे पैसा, आपसे पूछा कहां से लाए थे, बोला भगवान ने दिया था, बोला भगवान ने, प्रभु ने दिया था करके, ठीक है, बोले अच्छा अभी मैं दिलाता हूं रुको। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आपने कोई खर्चा किया और आपका सोर्स बताना पड़ेगा वो पैसा कहां से लाया था, अगर आपकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो 78% उस पर टैक्स लग जाएगा। और सेक्शन 69D क्या बोलती है कि अगर मान लो हुंडी पे, मतलब प्रोमिसरी नोट के बेसिस पे आप कैश में अगर लोन लेते हो या उसका कैश में लोन का रीपेमेंट करते हो, किस पे करते हो, हुंडी पे। हुंडी का मतलब होता है प्रोमिसरी नोट। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आपने कैश में लोन लिया या कैश में रीपे किया हुंडी लोन, तो बेटा ये सेक्शन लग जाएगी और उस पर टैक्स लग जाएगा 78%। अब नेक्स्ट सेक्शन आती है एग्रीकल्चर इनकम। अब एक बात समझना, एग्रीकल्चर इनकम पहले टॉपिक नंबर 3 में था, बट न्यू सिलेबस में उन्होंने क्या किया, उसको टॉपिक नंबर 1 में ही डाल दिया। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, तो एग्रीकल्चर इनकम, अगर एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है और एग्रीकल्चर इनकम है तो वो पूरी एग्जेम्प्ट है। लेकिन सर एग्रीकल्चर इनकम किसको बोलते हैं, या तो आपका एग्रीकल्चर लैंड है उसको किसी ने को भाड़े पे दे दिया, आपने किसी को लेट आउट किया है, रेंट पे दिया है एग्रीकल्चर लैंड को और आगे वाला पर्सन उस पे खेती कर रहा है, किसानी कर रहा है करके, ठीक है। ऐसा नहीं कि आगे वाला उस पे मूवी शूटिंग कर रहा है, शाहरुख खान काजल के पीछे दौड़ रहा है और बोला तुझे देखा तो ये जाना सनम, बोला ऐसा नहीं बाबू, तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। मैंने मेरी लैंड किसी को भाड़े पे दी और आगे वाला बंदा है वो उस पर खेती कर रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है, तो जो भी इनकम मुझे होगी वो एग्रीकल्चर इनकम है। या फिर मान लो मैंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया, मैं पोटैटो वगैरह लगाया और वो पोटैटो को मैंने मार्केट में फिर सेल कर दिया, मैंने पोटैटो उगाया, पोटैटो को मार्केट में सेल कर दिया, तो वो एग्रीकल्चर इनकम है। आपने मान लो चावल उगाए, आपने मान लो गेहूं उगाए, आपने और कोई भी फूड ग्रेन उगाया और उसको मार्केट में बेच दिया, तो वो एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जेम्प्ट है। या फिर मान लो आपका कोई ड्वेलिंग यूनिट या कोई फार्म हाउस है, फार्म हाउस को किसी को भाड़े पे दिया, बट फार्म हाउस को भाड़े पे दिया सलमान खान को पार्टी करने के लिए नहीं, फार्म हाउस को भाड़े पे दिया किसी किसान को अपना जो फूड ग्रेन है उसको स्टोर करने के लिए, या जो वर्कर वगैरह जो है उनको रहने के लिए आपने उसको भाड़े पे दिया, तो जो भी भाड़े का इनकम रहेगा वो भी एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एज वेल एज द नर्सरी का इनकम। नर्सरी का इनकम मतलब आप पौधे हैं वो पौधे उगाते हो और पौधे उगाने के बाद फिर साइकिल पे ले जाके पौधे बेचते हो कि भाई चंपा ले लो, चमेली ले लो करके, ठीक है, गेंदा का फूल ले लो, अगर मान लो आम का पौधा ले लो, अगर आप पौधे बेचते हो दैट इज द नर्सरी का इनकम है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। अब एक चीज समझना, अगर मान लो आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है,
उसको सेल कर रहे हो तो एग्रीकल्चर इनकम होगा, सीधी सी बात है। अगर आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रो किया है, खुद ने पोटैटो उगाया और पोटैटो बेच दिया, एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपने रॉ फॉर्म में बेच दिया तो पूरा ही एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन अगर मान लो आप क्या करते हो, उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फर्दर प्रोसेस करते हो, मींस आप क्या करते हो कि मान लो पोटैटो है, वो पोटैटो से चिप्स बनाते हो और चिप्स बना के आप बेच रहे हो। अगर पोटैटो से आप चिप्स बना के बेच रहे हो तो एक बात बताओ, चिप्स बना के तो ये तो बिजनेस कर रहे हो, तो पोटैटो से चिप्स बना के बेच रहे हो तो क्या आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा? आंसर इज नो। इसमें पार्टली एग्रीकल्चर होगा, पार्टली बिजनेस होगा। अब कितना एग्रीकल्चर होगा, कितना बिजनेस होगा, वो मैं आपको यहां समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। अगर आप क्या करते हो, सेल करते हो आफ्टर फर्दर प्रोसेस, और वो प्रोसेस ऑप्शनल है। पोटैटो से चिप्स बनाना जरूरी नहीं है करके, ठीक है। पोटैटो बिकता है मार्केट में, या फिर शुगर कैन बिकता है, आप शुगर कैन से शुगर बना के फिर बेच रहे हो। तो एग्रीकल्चर इनकम कितना होगा कि अगर उस पोटैटो को आप मार्केट में बेचते तो कितनी फेयर मार्केट वैल्यू आती। आप फर्दर प्रोसेस ना करते और पोटैटो को उसी स्टेज पे अगर मार्केट में बेच देते तो कितना पैसा आता। तो एफएमवी ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फर्दर प्रोसेस माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लेस कर दो, ये एग्रीकल्चर इनकम है। और बिजनेस का इनकम कितना होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट आपने चिप्स बेचा या शुगर बेचा उससे कितना पैसा आया, माइनस एफएमवी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आपने कितना यूज किया था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप ही ने ग्रो किया था, वो कितना इस शुगर बनाने में या फिर आपका चिप्स बनाने में यूज किया था, उसका एफएमवी लेस कर दो। मींस यहां पे जो एफएमवी है मोस्टली वो लेस कर दो और फर्दर प्रोसेस कॉस्ट लेस कर दो, जो बचेगा वो पीजीबीपी का इनकम होगा। लेकिन गाइस एक बात बताओ, अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी कॉफी रबड़ में हो, अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टी कॉफी रबड़ में हो, तो वहां पे स्पेसिफिक परसेंटेज दे रखे हैं कि इतना बिजनेस होगा, इतना एग्रीकल्चर होगा। सबसे पहला, अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी में हो, चाय टी में, तो यहां पे 40-60 करना है। अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर में हो, और रबर में क्या कर रहे हो, दो ही एक्टिविटी कर रहे हो, रबर को सॉरी पहले कॉफी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले चाय, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी में हो तो 40-60 करने का। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी में हो और कॉफी में सिर्फ क्योर एंड ग्रो करके बेच देते हो, ग्रो क्योर करके बेच देते हो, तो 25-75 करके। अगर मान लो कॉफी में ग्रो क्योर रोस्टेड ग्राउंडेड, अगर 4 एक्टिविटी करते हो तो 40-60। एंड गाइस अगर मान लो आप रबर में हो, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, तो 35-65। अब हमेशा ध्यान रखना, यहां परसेंटेज तो याद हो जाता है, लेकिन ज्यादा परसेंटेज किसका है, कम परसेंटेज किसका है। तो ध्यान रखना, इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो ज्यादा परसेंटेज एग्रीकल्चर का है और कम परसेंटेज है वो आपके बिजनेस का है। तो जहां 60-40 होगा तो 60% एग्रीकल्चर, 40% बिजनेस। जहां 75-25% होगा तो 75% है वो आपका किसके लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है, 25% है वो आपके बिजनेस के लिए है। तो ज्यादा परसेंटेज है वो हमेशा ध्यान रखना एग्रीकल्चर है, कम वाला बिजनेस के लिए है। एक और चीज समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है कि एग्रीकल्चर इनकम ऐसे तो एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन बेटा टैक्स कैलकुलेट करते टाइम कभी कभी एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करना पड़ता है। एग्रीकल्चर इनकम ऐसे तो एग्जेम्प्ट है क्योंकि वो इनकम में ही नहीं आएगा, जीटीआई में ही नहीं आएगा, लेकिन बेटा टैक्स कैलकुलेट करते टाइम कभी कभी एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड करना पड़ता है। कब? 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो। पहला, असेसी इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन मींस स्लैब रेट वाला है। नेट एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5000 से ज्यादा है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम मींस अदर इनकम है वो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, पहले आप क्या करिए, जो आपकी टोटल इनकम है उसमें एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके और उस पर टैक्स निकालिए, और फिर बेसिक एग्जेम्पशन जो होती है 2,50,000 या डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम में 3 लाख बेसिक एग्जेम्पशन, तो बेसिक एग्जेम्पशन और नेट एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके उस पे जो टैक्स आता है वो पहले वाले टैक्स में से दूसरा वाला टैक्स लेस कर दीजिए और फिर आप ऐड कर दीजिए सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो आपका नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। तो देखो ये पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट कब लगेगा, जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एसएससी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो आपका 5000 से ज्यादा है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो आपका बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है। तो आप एक काम करिए, पहले आपकी टोटल इनकम और एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके उस पे टैक्स निकालिए, और दूसरा क्या करिए, बेसिक एग्जेम्पशन में एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके उस पे टैक्स निकाल दीजिए, पहले टैक्स में से दूसरा टैक्स लेस कर दीजिए, फिर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दीजिए, आपको बेटा नेट टैक्स आ जाएगा। सो गाइस दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक नंबर 1 दैट इज बेसिक एंड टैक्स रेट करके। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इस टॉपिक से एग्जाम में अच्छा खासा कवरेज होने वाला है, और 115 बीएससी तो आपका डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम है, तो इस पे तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा करके, ठीक है। सो ये आपका पहला रिवीजन था।
टोटल आपके सिलेबस में कितने टॉपिक है? 13 टॉपिक है, तो मैं आपको 13 रिवीजन लेक्चर है वो देने वाला हूं। सर कब तक हो जाएंगे? आई विल ट्राई टू कंप्लीट विद इन द 1 मंथ करके, मैं 1 मंथ का टारगेट लेके चल रहा हूं कि 1 और 1.5 मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा। और जब तक नए रिवीजन लेक्चर नहीं आते तब तक आप पुराने रिवीजन लेक्चर लास्ट ईयर वाले हैं उसको आप रेफर कर सकते हैं, नए वाले में अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट कवर होंगे करके, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना बहुत है। बट मैं बता दूं, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, बाबू एक चीज तो है, इस दुनिया में पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू स्टडी हार्ड, बिकॉज हार्डवर्क बड़ा जरूरी है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े टैलेंटेड थे पहले बट वो फेल हो गए, बट ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो टैलेंटेड नहीं थे बट हार्डवर्किंग थे और वो पास हो गए। एक चीज आप ध्यान दो, अपने आप से पूछना, क्या आप अगर मान लो इस एग्जाम में क्लियर नहीं हुए नवंबर 2023 में, तो कहीं ना कहीं पे आपने अपना 100% नहीं दिया था। तो आप उसको एनालाइज करिए, उसको इंप्रूव करिए और इस बार 100% देने की कोशिश करिए। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूं, गिव योर 100%, ICAI विल गिव यू 50% एंड वी नीड ओनली 50% टू क्रैक द एग्जाम। एंड मैं बता दूं, नए सिलेबस में 1-2 एग्जाम जो रहेंगे फर्स्ट और सेकंड, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। ICAI आपको पास करना चाहती है, बस आप पास होना चाहते हैं या नहीं वो आप डिसाइड कर लीजिए करके, ठीक है। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। मैंने ये रिवीजन लेक्चर यहां डाला है, आपको कम से कम 10 बार इसको रिवाइज करना है। 10 बार आप इसको सुनोगे, लेकिन आपको कब सुनना है? जब आप ऐसे ही कहीं टाइम पास कर रहे हो, खाना खा रहे हो, मेरे को लगा लीजिए मेरी आवाज जो है वो इतनी लाइक कर्कश वाली तो नहीं है करके, ठीक है। तो आपको इतनी लाइक स्मूथिंग लगेगी आवाज, तो उसको सुनिए, रिवाइज करिए, जिससे कि कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बार बार आते रहे। बिकॉज रिवीजन इज अ मस्ट, और आपको एटलीस्ट 3-4 बार है वो रिवाइज करना है और उसके बाद में आपको एग्जाम के लिए जाना है। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।